नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। सियासत में आज सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जिन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वार पर आज जमकर पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन ने किसी के पिता के बारे में अगर सदन में कहा तो स्वाभाविक है कि दूसरा भी पिता पर ही कहेगा। ये परंपरा छोड़नी होगी। ऐसी शिक्षा नेताजी मुलायम सिंह यादव ने मुझे नहीं दी। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जमकर तू तड़ाक की नौबत आ गई थी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप परंपराओं को चलाना चाहते हैं तो आपको भी परंपराओं का निर्वहन करना होगा। आपने कई रीति रिवाज का पालन नहीं किया है। किसी के पिता के बारे में कोई कहेगा तो दूसरा भी बोलेगा। नेताजी ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है। अखिलेश यादव ने फिर से कहा कि बिना जाति जनगणना के सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है। जेंडर इक्वालिटी और समानता जात की गिनती के आधार पर हक और सम्मान देने से ही मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोप पर अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन ने कहा कि 46 में से 56 यादव एसडीएम की भर्ती की गई। मैं जातियों के नाम पढ़ सकता हूं जिनकी भर्ती हुई थी। उस समय 2011 में 30 भर्तियां हुई जिनमें यादव सिर्फ 5 थे। 2012 में 3 यादव थे। अब नेता सदन इस सूची को जारी करें। इसी समानता के लिए हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। ये कहना है अखिलेश यादव का। और साथ ही अखिलेश ने कहा कि यही असली राम राज्य और यही समाजवाद है। यानी जाति जनगणना की वकालत एक बार फिर अखिलेश यादव ने की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में तू तड़ाक देखने को मिले थे, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो दूसरों का सम्मान कैसे करेगा। जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वार पर पलटवार किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि परंपरा गलत है, ऐसी परंपरा को छोड़ना होगा, क्योंकि ऐसी शिक्षा नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने उनको नहीं दी। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में तू तड़ाक की नौबत आ गई थी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप परंपराओं पर चलना चाहते हैं तो आपको भी परंपराओं का निर्वहन करना ही होगा। और इसके साथ ही जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर हुंकार भरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राम राज्य लाना है, समानता लानी है तो जाति जनगणना करानी ही होगी। यानी अखिलेश ने समानता के लिए जाति जनगणना को जरूरी बताया। साथ ही योगी सरकार को जमकर कटघरे में भी खड़ा किया अखिलेश यादव ने। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जोरदार तरीके से अटैक किया था। जहां मुख्यमंत्री ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, तो वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो दूसरों का सम्मान आखिर क्या करेगा। इस बयान पर अखिलेश यादव की तरफ से आज पलटवार किया गया। अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि अगर किसी के पिता के बारे में कहोगे तो आपको भी सुनना होगा। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, चल तो बजट सत्र रहा है, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, यानी साफ है कि आने वाले वक्त में इन दोनों दलों के बीच में तल्खी तेज होगी। ये बिल्कुल आपको बता दें, बात करें तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को यादव के ऊपर अभिभाषण में बोला था, उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने आज पलटवार करते हुए योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्यों का बोला। तो कहीं ना कहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश में राजनीति और गर्मासी जाने की नजर आ रही है, क्योंकि बात करें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जिस तरह से घटना घटित हुई थी, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सपा सरकार को आड़े हाथों ले रहे थे। जी लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से पलटवार किया था वो अखिलेश की तरफ से पहले वार किए गए थे, जिसके जवाब में पलटवार मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ था। और अब नसीहत देते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं कि अगर किसी के पिता के बारे में आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। इस पर क्या कुछ रिएक्शन रहा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पिताजी को लेके बोला था, उसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार करके कहा था कि अगर आप किसी के पिता के बारे में बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा।
लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि यह राजनीति उत्तर प्रदेश की कितनी लगातार गर्माती जा रही है। हम्म। निखिल, और किन किन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया? बिल्कुल, आपको बता दें, इलाहाबाद की घटना जब से घटित हुई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार लगातार समाजवादी पार्टी सरकार तो आड़े हाथों ले रही है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही है अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और गर्माहट सी आ गई है। वहीं अखिलेश यादव ने उस फोटो को लेकर भी कहा कि वो फोटो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी किसी के साथ फोटो खिंचा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बीजेपी व सपा की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। एक बार फिर जाति जनगणना की वकालत अखिलेश यादव करते नजर आए। उनका कहना है कि अगर आप राम राज्य की बात करते हैं तो आपको समानता लाने के लिए जाति जनगणना करानी ही होगी। इसी को असली समाजवाद बताया अखिलेश यादव ने। जी बिल्कुल, आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करें तो बिहार में जिस तरह से जनगणना को लेके उस उथल पथल देखने को मिली थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब जनगणना के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था ये इसके बारे में देखा जाएगा, जनगणना होगी या सोचा जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव लगातार जनगणना को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात करें तो घर घर जनगणना अभियान भी समाजवादी पार्टी चला रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो जाति जनगणना की वकालत जहां अखिलेश यादव ने एक बार फिर की है, वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद जो तू तलाक हुई थी उस पर भी अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप किसी के पिता के बारे में बोलेंगे तो आपको भी सुनने को तैयार रहना होगा। सियासत में अब बात बिहार की सियासत की। महागठबंधन में रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर दरार पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से एक बार फिर रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। यानी अपने पहले बयान का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर कहा कि रामचरितमानस में दोहों के नाम पर कचरा भरा हुआ है, ऐसे कचरे को साफ किए जाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि वो खामोश बैठने वाले नहीं हैं, आगे भी रामचरितमानस पर वो ऐसे ही बयान देते रहेंगे। रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर बिहार में महागठबंधन में फिर से रार नजर आ रही है। आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है, जिस पर जेडीयू विधायक ने उन्हें धर्म परिवर्तन की सलाह देकर अनाप शनाप बयानबाजी से बचने की सलाह दे डाली। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। चंद्रशेखर ने कहा कि अभी तो कुछ दोहों पर सवाल किया है, जबकि अभी भी दर्जनों दोहे ऐसे हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने दो टूक कह दिया कि वो रामचरितमानस पर बोलते रहेंगे, मैं चुप होने वाला नहीं हूं। उधर जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद करें और बताएं कि आखिर उनका धर्म क्या है, और अगर हिंदू धर्म से उन्हें परेशानी है तो अपना धर्म परिवर्तन करा लें। इतना ही नहीं, संजीव कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में बोल कर दिखाएं। आपको बताते हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पटना के नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। बीजेपी ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया था, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, जो मानने को तैयार नहीं है। रामचरितमानस को लेकर लगातार एक के बाद एक विवादित टिप्पणी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब उनके गठबंधन के साथी ही उनके इस बयान से आग बबूला होते दिखाई दे रहे हैं। संजीव कुमार, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने आरजेडी से विधायक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जोरदार पलटवार करते हुए उन्हें नसीहत दे डाली कि अगर उनमें हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में बोल कर दिखाएं, रामचरितमानस का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही धर्म परिवर्तन कराने की सलाह भी दे डाली जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जो मानने को तैयार नहीं है, बार बार रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। अब तो महागठबंधन में भी दरार पड़ रही है। जेडीयू विधायक ने सलाह दे डाली कि शिक्षा मंत्री अपना धर्म क्यों नहीं बदल लेते।
जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का मामला अभी थोड़ा ठंडा ही पड़ा था, वहीं तो फिर बिहार के शिक्षा मंत्री ने पूरा मामला गर्म कर दिया। रामचरितमानस को लेकर लगातार उन्होंने फिर एक बयान दे दिया, उसको लेके अब बिहार सरकार में ही आपसी घमासान देखने को मिल रहा है। साफ तौर से बात करें तो रामचरितमानस को लेकर जिस तरह शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, वहीं उनसे कहा जा रहा है कि वो अपना धर्म ही क्यों ना बदल ले, और वहीं कहा गया कि आप दूसरी जाति को लेकर टिप्पणी करके देखिए। तो इससे ये लगता है कि अब देखने वाली बात है, जिस तरह से बिहार की राजनीति में उछाल देखने को मिल रहा है रामचरितमानस को लेके, आगे क्या होता है। सवाल यही कि क्या आरजेडी और जेडीयू में दरार पड़ जाएगी, महागठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, भले ही इसको संभालने के तमाम दावे किए जा रहे हों। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है और रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, तो देखने वाली बात है दोनों के गठबंधन में क्या दरार पड़ती है या नहीं पड़ती। लेकिन उन्हीं की गठबंधन की पार्टी ही शिक्षा मंत्री के सवालों को खड़े करने की उन्होंने किस तरह का बयान दिया है। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेबस हो चुके हैं क्या पूरी तरह, या आरजेडी का दबाव इतना ज्यादा है कि वो धर्म ग्रंथों के अपमान पर भी टिप्पणी करने से बचते हैं? ये बिल्कुल, आपको बता दें जब से बीजेपी से समर्थन टूटा है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन जिस आरजेडी और जेडीयू में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार दबाव में काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी से वो खुली चुनौती लेते हुए कार्य करती थी। लेकिन अब उनके कार्य में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है, और उसके बाद जिस तरह रामचरितमानस में बयान दिया है, क्या इस पे नीतीश कुमार कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन दबाव पे सरकार चल रही है। नहीं निखिल, क्या ये माना जाए मुमकिन है ये कि बगैर हाईकमान की शह के इस तरह की बयानबाजी की जाए, न सिर्फ बयानबाजी की जाए बल्कि अक्सर इस तरह के बयान जारी किए जाएं शिक्षा मंत्री की तरफ से? इतनी हिम्मत है क्या? जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, तो उनको पता नहीं रामचरितमानस को लेकर बयान देने की क्या वजह लगी, लेकिन वो अपने बयान से मुकर नहीं रहे। वो साफ तौर से कह रहे हमने जो बयान दिया वो सही बयान दिया है। जी, लेकिन अब जेडीयू के विधायक संजीव कुमार तो चुनौती दे रहे हैं कि अगर उनमें हिम्मत है, उनमें हौसला है, तो दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में बोलकर क्यों नहीं बताते? जी बिल्कुल, आपको बता दें बीजेपी सरकार के गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अंदरूनी में कुछ ना कुछ लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, उसके बाद संजीव ने बयान देते हुए कहा अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, जिस तरह से दूसरी जाति को अगर बयान देते हैं या नहीं देते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो रामचरितमानस के कचरे को साफ किए जाने की जरूरत है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक बार फिर विवादित बयान देते नजर आए। हालांकि महागठबंधन में ही अब शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर दरार पड़ती दिखाई दे रही है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार की तरफ से स्पष्ट लहजे में यह कह दिया गया और साथ ही सलाह भी दी गई है कि वो ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी करना बंद करें, और अगर उन्हें हिंदू धर्म से इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी है, तो वो अपना धर्म परिवर्तन करा लें। साथ ही जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने ये चुनौती दी है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को कि अगर उनके भीतर दम है तो दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में बोलकर दिखाएं। और सियासत में बात दिल्ली की, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन मनीष सिसोदिया देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले को लेकर चले गए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है। सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया। मामले की सुनवाई की जा रही है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का निर्देश दिया, जिसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने सिसोदिया के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है। जांच एजेंसी सिसोदिया से गिरफ्तारी के बाद पहली बार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई नए सिरे से पूछताछ करेगी। पिछली पूछताछ के दौरान वो जिन सवालों के जवाब देने से बचे थे, उनसे ये सवाल एक बार फिर पूछे जाएंगे। सिसोदिया को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए
कस्टोडियल इंट्रोगेशन की बेहद ज़रूरत है। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था, लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाती है या नहीं। सुनवाई लगातार की जा रही है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। जी हां, अब सांसदों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी श्रेष्ठ विधायकों का चुनाव किया जाएगा, जिसको लेकर फैसला किया जा चुका है, तैयारी की जा रही। बाकायदा एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो श्रेष्ठ विधायकों का चुनाव करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से इस संबंध में फैसला किया गया है, यानी यूपी विधानसभा में चिल्लाना और उग्र होकर विरोध प्रदर्शन करना अब इस सम्मान से विधायकों को दूर कर सकता है। ऐसे में विधायकों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करने पर एमएलए श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। यूपी विधानसभा में नई पहल की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत विधानसभा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले विधायकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसकी शुरुआत संसद में दिए जाने वाले श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार की तर्ज पर की जा रही है। यूपी विधानसभा में श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की पहल विधायकों को जहां अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए प्रेरित करने का काम करेगी, वहीं अपने क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए भी उत्साहित करेगी। यूपी विधानसभा सत्र के 7वें दिन उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार नियम समिति 2022-23 का पहला प्रतिवेदन पेश किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि यूपी विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक का चयन एक समिति के जरिए होगा। जल्द ही इस चयन समिति की घोषणा की जाएगी, जिसके अध्यक्ष विधानसभा के स्पीकर होंगे। समिति में नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नॉमिनेट वरिष्ठ विधायक और एक वरिष्ठ पत्रकार बतौर सदस्य शामिल होंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। नेता सदन के रूप में जहां सत्ता पक्ष को शामिल किया जाएगा, तो नेता प्रतिपक्ष भी इसमें शामिल होंगे। विधानसभा के इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव दोनों ही समिति में होंगे और श्रेष्ठ विधायक के चुनाव में इन दोनों नेताओं की हिस्सेदारी होगी। श्रेष्ठ विधायक के तौर पर 2 विधायकों का चयन किया जाएगा, जिसमें से एक सत्ता पक्ष का जबकि दूसरा विपक्ष का विधायक होगा। श्रेष्ठ विधायक के लिए नामांकन पर समिति की बैठक में तय होगा। यह भी तय किया गया कि अगर सर्वसम्मति से श्रेष्ठ विधायक के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाती, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को फैसले का विशेषाधिकार होगा और अंतिम फैसला वही करेंगे। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, इस बात का फैसला हुआ है। और अब बात करेंगे प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत में भी जबरदस्त तरीके से उबाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर जोरदार तरीके से हल्ला बोलते दिखाई दे रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हाल ही में प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ की पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने खुलासा किया कि जेल में बंद अतीक अहमद से हरी झंडी मिलने के बाद भाई अशरफ ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक शूटर ने पहले साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से मुलाकात की थी। उसके बाद बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ से मुलाकात हुई, जिसके बाद हत्या की साजिश रची गई। प्रयागराज कांड को लेकर कुल 7 शूटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अब पूछताछ में ये अहम जानकारी मिली है, यानी जेल से बैठे बैठे अतीक अहमद ने उमेश पाल को मौत के घाट उतरवा दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवरों के बाद यूपी पुलिस का इस मामले में एक्शन भी तेज हो चुका है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में पुलिस ने जहां अतीक अहमद के करीबी अरबाज को एनकाउंटर भी ढेर कर दिया, वहीं हॉस्टल में मर्डर का प्लान तैयार करने वाले सदाकत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं सदाकत की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है, यानी एक नया राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो चुका है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें सदाकत की तस्वीर बीजेपी के एक पूर्व विधायक के साथ है। अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि तस्वीर तो मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी है, जो काफ़ी वायरल हो चुकी है। इन तस्वीरों को लेकर इस तरह से सवाल उठाना सही नहीं है, ये कहना है अखिलेश यादव का। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं गवाह उमेश पाल हत्याकांड में, उसमें अतीक अहमद की भूमिका पूरी तरह से सामने आ चुकी है और कहा जा रहा है कि जेल में अतीक अहमद से हरी झंडी मिलने के बाद उसके भाई अशरफ ने बरेली जेल में बैठकर उमेश पाल
हत्याकांड की साजिश रची थी, जिसके बाद 7 शूटरों ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया था। हालांकि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की जा चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यानी लगातार यूपी पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवरों के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जहां अरबाज नाम के एक आरोपी का एनकाउंटर किया गया, वहीं अब तक इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में यह खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद ने जेल में बैठकर हत्या की साजिश को अंजाम देने की रणनीति तैयार की थी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।